कैरेक्टर है दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ inheritance and variation. तो इस चैप्टर में मेन तो हमारी जेनेटिक्स का ही ये चैप्टर, जेनेटिक्स का जो है ये चैप्टर है, और इसमें सारे प्रोसेस हैं मेंडल के, और मेंडल ने कौन कौन सा कैरेक्टर लिया था और वो कैरेक्टर क्यों लिया था, इसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स टेकन बाय मेंडल, जो 7 पेयर कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर टेकन बाय मेंडल। तो मेंडल का जो पहला 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, सेवन पेयर ऑफ कैरेक्टर जो लिए थे मेंडल ने, उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर लिया था उन्होंने स्टेम की हाइट के बेसिस पे लिया, स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट में दो प्रकार की हाइट थी, एक डोमिनेंट थी और दूसरी रिसेसिव थी। तो डोमिनेंट में टाल और दूसरी ड्वार्फ, स्टेम हाइट। फिर उसके बाद फिर फ्लावर पोजीशन, तो बताओ इसमें डोमिनेंट कौन सी थी? फ्लावर पोजीशन में एक्सिलरी जो पोजीशन थी, और दूसरी जो थी एपिकल थी। तो एक्सिलरी डोमिनेंट होती है और एपिकल रिसेसिव। एक्सिलरी मतलब क्या है? यहां पे अगर फ्लावर हो उसको एक्सिलरी कहेंगे, और यहाँ टॉप पे फ्लावर हो उसे टर्मिनल कहेंगे। तो टर्मिनल वर्ड मेंडल ने चूंकि यूज किया तो हम लोग भी टर्मिनल लिख देते हैं। टर्मिनल, एक्सिलरी और टर्मिनल, दो कैरेक्टर हमारे। उसके बाद फिर सीड कलर और सीड शेप। तो हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज द सीड कलर। सीड कलर ये जो है येलो कलर का होता है, ये डोमिनेंट, और जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव। अभी कभी याद रखिए। उसके बाद सीड शेप, सीड शेप जो राउंडेड शेप है वो डोमिनेंट है, और रिंकल्ड यानी कि सिकुड़ा हुआ, तो राउंडेड जो है वो डोमिनेंट है। रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव है। उसके बाद पॉट कलर, पॉट कलर में कौन सा डोमिनेंट है? ग्रीन की येलो? येलो डोमिनेंट, ओ सॉरी ग्रीन डोमिनेंट। देखिए सीड कलर में येलो डोमिनेंट, लेकिन पॉट का कलर, मटर की फली का जो कलर है वो ग्रीन डोमिनेंट, और येलो जो है रिसेसिव, येलो। तो पॉट कलर, पॉट शेप, सीड कलर और सीड शेप। अब पॉट शेप देख लेते हैं। पॉट शेप जो है वो इन्फ्लेटेड है और कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इन्फ्लेटेड मतलब स्मूथ सी, जो जो हाइब्रिड भी है हमारे, इन्फ्लेटेड
और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो 1 2 3 4 5 6। अब सातवां क्या है? फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में अगर आप देखिए तो वायलेट डोमिनेंट है और व्हाइट जो है वो रिसेसिव है। वायलेट डोमिनेंट और व्हाइट रिसेसिव। तो डोमिनेंट का मतलब जो अपना असर दिखाएगा और दूसरा वाला अपना असर नहीं दिखा पाएगा, इसको कहते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमको क्या देखना है? इसके बाद इनकी हिस्ट्री थोड़ा देखनी है। हिस्ट्री का मतलब होता है इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किया। तो इनकी जो पहली हिस्ट्री है वो 1856 से 1863 तक 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट का टाइम था टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट था 1856 से 1863 तक। उन्होंने कितने साल लगे? जोड़ो, 4 3 7 साल, 7 इयर्स का टाइम आपने पूछा। 63 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस पेपर का नाम उन्होंने उसके बाद फिर उन्होंने जो इनका जो बहुत मशहूर है 1865 से 1900 तक इनका जो है डार्क पीरियड। 1900 तक इनको इनके पेपर को किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो इसमें नो व्यूज, कोई व्यू उनको मिला नहीं। और इसी बीच में ये मर गए, मतलब 76 के आसपास ही उनकी डेथ हो गई, खत्म हो गया। अब 1901 में साइंटिस्ट आए, कोरेंस, बी वैलीज एंड पैशन मैन। इन्होंने रीइवैल्यूएट फादर ऑफ मेंटल इन्होंने ही था, फादर ऑफ जेनेटिक्स।
बाई कोरेंस। और क्यों रीडिस्कवर किया, रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। रीडिस्कवर किया मेंडल के एक्सपेरिमेंट को। इसके बाद क्या हुआ, सिस्टम हाइट आर। ये सब क्या है, ये सब कैरेक्टर। उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दो प्रकार के कैरेक्टर्स। दो प्रकार के कैरेक्टर्स हैं, एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। मेंडल के हैं सभी। अब इनके जो रूल थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीन रूल हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल में इनके सिर्फ दो रूल थे। कौन से दो? बाद वाले दो, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट इनका कोई रूल नहीं था, ये बनाया गया। इस बात को लेके एनसीईआरटी से हम डिफर कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है फर्स्ट क्लास। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसा क्वेश्चन होता है। अगर ऐसा है ऑल ऑफ द अबव, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर ऑल ऑफ द अबव, तो फिर कुछ बचा नहीं। बाकी अगर ऐसा आता है सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और बोथ, और फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो बोथ लगेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस को छोड़ दो। तो ये इसमें आपको ध्यान देना क्वेश्चन के साथ। दूसरी बात इसमें क्या देखनी है कि तीनों लॉज को हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। अब जो बहुत बड़े बड़े बॉटनिस्ट हैं, अच्छी जेनेटिक्स पढ़ाते हैं, वो सब यही कहते हैं जो हम बता रहे हैं कि सेकंड और थर्ड ही लॉ था। लेकिन फिलहाल हमारे एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि तीन लॉ थे और तीनों लॉ को हम लोगों को पढ़ना है। तो साफ साफ लिखा है कि टुडे द रन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन अब बचा नहीं। आज दीज रूल्स को कहते हैं। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग चीज है। तो हम लोग अब चलते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट। हो सभी लोग उससे मेंडल के बारे में शायद ही कोई ना जानता हो। सभी लोग जानते हैं कि मेंडल ने प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, और वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो थे मेंडल प्लांट ब्रीडर। वो ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, पादरी थे और मैथमेटिशियन थे, मैथ के आदमी थे। और वो मैथमेटिक्स का एक फार्मूला था उनका, जो हम लोग आमतौर से मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इस हिसाब से उन्होंने प्लांट के रिजल्ट्स को बताया। क्या बताया, ये हम लोग सेकंड लॉ में देखेंगे। फिलहाल हमारा जो पहला लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि एक प्रभावी कैरेक्टर और दबंग कैरेक्टर
और दूसरे वाले कमजोर को उस जनरेशन में दिखने ना दे। जैसे एक हमारे जीन में कैरेक्टर है टालनेस का, वो प्रभावी है, और दूसरे क्रोमोसोम, असल में ये प्रभावी रिसेसिव आपस में जो दो क्रोमोसोम होते हैं ना, एक हमको पापा से मिला, एक हमको हमारी मम्मी से मिला, तो ये पापा और मम्मी से जो मिला है, इन लोगों के बीच आपस में प्रभुत्व की लड़ाई होती है। प्रभुत्व की लड़ाई का मतलब रहते हो जैसे रशिया और यूक्रेन में हो रही है कि माँ उसको तोड़े डाल रहा है, छोटी सी कंट्री, और कहाँ रशिया। तो प्रभुत्व की ताकत की लड़ाई ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स में होती ही है। कोई भी जानवर कहीं पे भी इनहेरिटेंस है हम लोग अपने प्रभुत्व में किसी को जीने नहीं देंगे। मतलब उससे ये कह ही देंगे कि तुम एक बार बस सॉरी बोल दो तो छोड़ देंगे, वो कहेगा सॉरी बोलेंगे नहीं चाहे मर। ये है, यही होगा। तो बस ये, तो ये प्रभुत्व इसका और इसका एक ही हमारे एक ही बॉडी के अंदर है, एक सेल के अंदर है, लेकिन ये जीन कहता है टाल बनेगा, और मदर से जो आया है वो कहता है डाल बनेगा। मदर वाला भी हो सकता है टाल का हो, कहेंगे मदर वाला जो जीन आया कहेगा। अब इन दोनों में इंटरेक्शन होगा, इन दोनों में एक तरीके की प्रभुत्व की लड़ाई होगी। अब प्रभुत्व की लड़ाई में इनमें कौन जीतेगा, ये जो है हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस से पता चलेगा। तो जैसे कोई एक प्लांट है जिसका नाम है टाल, जो अपने आप में टाल, तो टाल को क्योंकि मेंडल ने इसको डोमिनेंट कैरेक्टर माना, और ये बताया कि जो डोमिनेंट होता है, प्रभुत्व होता है, उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। भाई जो राजा होता है सबसे ऊंची कुर्सी बैठता है, तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और जो ड्वार्फ होता है उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसको रिसेसिव उन्होंने माना तभी एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट उनके मानने के हिसाब से रिजल्ट आया तो सही भी हो गया, तो हमको भी मानना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या माना कि ये टाल है, और एक जो है ये मान लो मेल गैमीट है, मेल गैमीट इससे बनना है, तो एक ये मेल गैमीट और एक ये मेल गैमीट। ये क्या है, स्पर्म है, स्पर्म में मेल गैमीट है, ठीक है। अब एक में मेल गैमीट में ये, एक में टी आया, एक में टी आया, तो ये आरबीबी का जीनोटाइप है हमारा, है ना। हमारे दो स्पर्म बने तो एक में मदर वाला चला गया, एक में फादर वाला चला गया, ऐसे ही जाता ही है। लेकिन डायरेक्टली नहीं जाता है कि जैसे मदर से आया हमारे पास वैसे ही बाईपास होकर चला गया, नहीं, ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करता है, थोड़ा मिक्सिंग कर देता है, फिर जाता है। तो मोर और लेस पूरा ही मदर का चला जाता है, लेकिन मिक्सिंग से जो आ गया फादर वाला, वो क्रॉसिंग ओवर में आ गया तो वो जाता है। तो मोर और लेस ये मान के चलते हैं कि मदर वाला एक स्पर्म में चला गया, फादर वाला एक स्पर्म में चला गया, तो एक स्पर्म में जो गया वो टालनेस का यानी कैपिटल टी का गया, डोमिनेंट वाला, दूसरे स्पर्म में गया तो कैपिटल टी का गया, डोमिनेंट वाला, ठीक है। इसी तरह मदर का, मदर में भी यही चीज थी, सपोज किया है, तो इसमें फीमेल गैमीट बना, फीमेल गैमीट बना, ये फीमेल गैमीट बना, इसको स्मॉल टी और स्मॉल टी लिख दिया, और ये जाहिर सी बात है एग में रहेगा। तो दो एग बने फीमेल से, दो एग में दोनों में स्मॉल टी है, क्योंकि एक एग में एक क्रोमोसोम गया, दूसरे एग में दूसरा क्रोमोसोम गया। अब 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर में, अब ये 23 पेयर है, एक ये 2300 के पहले वाले वो एक में चले जाते हैं, और 2300 के ये दूसरा वाला ये दूसरे वाले में चले जाते हैं 2300। तो इसका मतलब 23 एक में चले गए, जब 23 के दूसरे वाले गए, 23 एक में गए, 23 एक में गए, ऐसे टोटल 46 है। तो 46 आधे आधे हो गए, इसी को कहते हैं हैप्लॉइड डिवीजन यानी मियोसिस। मियोसिस में आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो 23 इसमें चले गए, 23 में चले गए। अब इसमें 23 में इसमें टाल का कैरेक्टर था, ये वाला चला गया, और बाकी उसको टाल का होना, बहरहाल ये वाला सेट जो है इसी एक ही कैरेक्टर लेके स्टडी करना होता है, इसीलिए तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं।
तो एक कैरेक्टर स्मॉल टी वाला, एक कैरेक्टर स्मॉल टी वाला अगर इसमें था तो वो चला गया। इसी तरह कैपिटल टी वाला 50% स्पर्म जो हमारे बने उसमें कैपिटल टी था और 50% दूसरे जो बने उसमें भी कैपिटल टी था, क्योंकि ये जो है ये प्योर टाल है और ये प्योर डार्क है। अब प्योर कैसे चेक करा ये अभी हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमने मान लिया कि ये प्योर है। तो ये स्पर्म अगर इससे फ्यूज करेगा तो जो बेबी बनेगा वो क्या बनेगा, यही तो सवाल है। और ये स्पर्म अगर इससे फ्यूज करेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है 300 मिलियन स्पर्म है, 300 मिलियन स्पर्म में कहां कौन किससे फ्यूज करेगा कोई नहीं बता सकता, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड है, कुछ आप कह ही नहीं सकते। तो अब क्या करना है हमको, अब ये वाला जो टी है इसको पकड़ लो, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, तो बस तो ऐसे कर लेते हैं। जब इससे होगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और इस वाले का जब इससे होगा ये तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। हो गई बात। अब इसको छोड़ दो, अब इसको पकड़ लो, ये वाला जब इससे होगा, यही देखो ये तो आसान है, लेकिन ये मेथड हर जगह पे तुम्हें लगाना पड़ेगा। कभी कभी कैपिटल आर स्मॉल वाई दे देंगे, कभी वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर दे देंगे, घुमा देंगे तुरंत। तो क्रॉस हमेशा एक को पकड़ो दोनों से कराओ और फिर दूसरे को पकड़ो दोनों से कराओ, ये ऑर्डर करोगे हर जगह यही करना है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी देखिए, और ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी। तो इस तरीके से जितने भी स्पर्म जितने भी ओवम से रिएक्शन कर गए वो सब क्या होगा, सब यही बने और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। और इसमें जो है इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो इसको अगर क्रोमोसोम के हिसाब से बनाओ तो एक क्रोमोसोम में और दूसरे क्रोमोसोम में स्मॉल टी, ये बेबी है, ये बेबी प्लांट कह लो या बेबी ह्यूमन कह लो या बेबी एनिमल कह लो, तालने सभी में होती है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का जो ये सेट है ये देखने में टाल लगेगा, लंबा सा बिल्कुल देखने में टाल लगेगा। तो इसका मतलब जो कैपिटल टी था उसका प्रभुत्व चला, डोमिनेंस चला, और उसने स्मॉल वाले को उस जनरेशन में दबा के रखा, तुम्हारा कैरेक्टर वीक है तुम दब के रहो। तो बस ये जो पहली जनरेशन में सारे टाल है, तब इन्होंने कहा कि देखिए टाल जो है ड्वार्फ पर डोमिनेंट है, टाल डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए जो रिजल्ट आए आल प्लांट्स आर टाल, ये हो गया क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके इसलिए पढ़ा क्योंकि कैपिटल टी देख के कभी कभी समझ ही नहीं आता कि कैपिटल टी कहाँ है, ये कैपिटल टी। तो ये जो एक कैपिटल टी है ये क्रोमोसोम का ये पॉइंट है, इसके नीचे का पॉइंट हो सकता है, इसके लीफ के कलर का हो, या हम अपनी बात कर ले ज्यादा समझ में आएगी, हो सकता है ये कर्ली हेयर का हो, ये गोरे होने का हो, ये मोटे होने का हो। हर एक कैरेक्टर, मोटा होना तो बहुत बड़ी बात है, मोटे होने में भी 50 जीन मिला, छोटे छोटे कैरेक्टर एक जीन से रेगुलेट होता है, इतना माइन्यूट होता है। तो सब इस पे रहते और इस पे रहेंगे और फीमेल वाले से फ्यूज करेंगे। अगर फीमेल वाले पे डोमिनेंट है तो कैरेक्टर जो डोमिनेंट ही दिखेगा, मान लो कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर डोमिनेंट है, तो फादर में कर्ली हेयर का है, मदर में स्ट्रेट हेयर का है, दोनों में क्रॉस हुआ, जो बच्चा हुआ वो कर्ली हेयर वाला है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। फादर मदर से डोमिनेंट ऐसे नहीं होता, कैरेक्टर किसी में भी अच्छा आ सकता है। कुछ लोग के घरों में देखो माँ इंटेलिजेंट होती है, बाप उतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन माँ की समझ और माँ की समझदारी से काबिलियत से लड़के जेनेटिकली 2 लड़के 1 लड़के बहुत अच्छे निकल जाते हैं, पढ़ने बहुत अच्छे होते हैं। तो वो जीन आने की बात होती है। अब जीन आना, आपका काम इतना है उस जीन को आपको समझाया जाएगा, तो उस जीन को आप एनवायरनमेंट आपको दिया जाए, समझाया जाए, तो उस जीन को आप बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको पालन पोषण करके उसको डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जीन ही नहीं है तो बहुत मुश्किल है कैरेक्टर्स का निकलना, ये समझिए नहीं निकलेगा, ये आप लोग मान लीजिए। जीन होगा, अब जैसे टाल है ये, आप न्यूट्रिएंट इसको ना दें, जीन है टालनेस का, न्यूट्रिएंट बिल्कुल टालनेस का दे ही ना, तो क्या ये
टालनेस दिखेगा नहीं दिखेगा, कम हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्यों? एक्सटर्नल फैक्टर्स ही नहीं है, तो ये वीक हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट भी हमको चाहिए होता है। तो बहरहाल इसमें जो फर्स्ट लॉ डोमिनेंट यही है कि आल प्लांट आर टाल, सारे प्लांट टाल हैं, और ये कौन सा कैरेक्टर है? डोमिनेंट कैरेक्टर। तो आल प्लांट आर टाल, इसको हम लोग कहते हैं लॉ डोमिनेंस, इसको कहते हैं लॉ डोमिनेंस, इसको लॉ डोमिनेंस के नाम से हम जानते हैं। ठीक, अब जो है ये आप बना लीजिए इतना, और उसके बाद फिर इसके बारे में 2 लाइनें हम बोल के लिखा लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा लॉ बोलेंगे। इधर का तो नोट हो चुका है, इधर देखो, इधर का हो गया। और ये जो फार्मूला हमारा लगेगा ये दूसरे लॉ में लगेगा। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में ये इतनी बात, लॉ ऑफ डोमिनेंस है आल प्लांट आर टाल। अब ये कौन सा प्लांट है? ये पाइसम सटाइवा पी, मटर की फली का प्लांट उन्होंने लिया, क्योंकि वो जहां रहते थे चर्च में, वहां पे मटर की फली काफी ज्यादा थी, ग्रोथ थी। और उन्होंने क्यों लिया मटर की फली? उन्होंने देखा कि मटर की फली में कोई लंबा प्लांट है, मटर का ही प्लांट है, लंबा है, कोई बौना। किसी में देखा कि फली का जो साइज है इन्फ्लेटेड है, खूबसूरत सा है, किसी में फली कॉन्स्ट्रिक्टेड है, किसी का सीड देखा उन्होंने राउंडेड शेप का देखा, अच्छा सा डेलिकेट, और किसी का देखा उन्होंने वो सुकड़ा वो जैसे सूख गया। तो उन्होंने कहा एक मटर की फली है, उसमें 14 कैरेक्टर उन्होंने देखा है, वही 14 तो अभी हमने लिखे थे, 14 मतलब 7 पेयर। तो उनको लगा कि ये एक्सपेरिमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है। और क्या वजह रही? और ये रही कि इसका जो प्लांट है, एक्सपेरिमेंट जब वो करते थे तो 3 महीने में 4 महीने में रिजल्ट आ जाता था, क्योंकि दूसरा प्लांट ग्रो हो जाता था उसका सीड। तो जल्दी जल्दी रिजल्ट आने से भी, अब ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो मान लो जी गया 70 साल, तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वही नहीं रहा, तो फिर कैसा एक्सपेरिमेंट? तो ह्यूमन में पेडिग्री एनालिसिस होगी कि दादा परदादा कैरेक्टर्स को वाच करेंगे आप, और उनमें कौन कौन से डिफरेंसेस को वाच करेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बहुत आसान है कि कम टाइम लग रहा है, खर्चा कम है, सब ग्रो है, रिजल्ट काफी विजिबल है। क्यों? अब गोल मटर और रिंकल मटर में कोई ऐसा ना विजिबल होने वाली कोई बात ही नहीं है, वो हर आदमी देख के समझ लेगा कि, तो विजिबिलिटी उनको जरा सा, अब थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वर थे वो। अदरवाइज हमारे पास भी बहुत सी मटर पतली मोटी आती है, लेकिन कभी हम लोग सिवाय खाने के उसके बारे में कुछ सोचते हैं कि जैसे तैसे बस चली जाए। बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे पास आती है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम उसको वॉच करें या उसके बारे में देखें। अब वो बात अलग है कि उस जमाने में टाइम ही टाइम था, अब आज का टाइम जो है वो टाइम के ऊपर नहीं है, और सही में नहीं है, तुमको पता है। अब कहते हैं लोग पुराने कि पिछले जमाने का हाई स्कूल पास, आज के जमाने का बीएससी है, बेवकूफ बनाते हैं। आज उस जमाने का हाई स्कूल, आज का फर्स्ट क्लास का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा कितना तेज है आजकल, देख रहा है, शार्प बिल्कुल बच्चे निकल रहे हैं। तो सब कहने की बात है, सब जबरदस्त म्यूटेशन हो रहा है और जबरदस्त तेज लड़के निकल रहे हैं, जो पहले से अच्छे से पढ़ रहे हैं, और कुछ हेरिडिटी भी अच्छा है, कुछ एनवायरनमेंट भी अच्छा है, कुछ घर वाले भी अच्छे हैं, कुछ सब कुछ होता है। देखो एक एक चीज नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी अगर रहती है तो वो फर्क पड़ जाता है। तो वो चीज जो है वो अब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के हो रहे हैं, बहुत कंपटीशन। हम अपने को देखते हैं कि हमने जो पहले अपना नीट का इतना CPMT का एग्जाम दिया था, इतना कंपटीशन क्या है, इसका आधा नहीं था। जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं इसका आधा भी हमने नहीं पढ़ा था।
लेकिन उस जमाने में इतना ही बहुत बड़ी बात थी। अब देखो क्या क्या पढ़ा डालते हैं आप, और उसके बावजूद देखो क्वेश्चन ऐसे टेढ़े आते हैं पूछो तो बहुत आप और मुश्किल होता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तेज ब्रेन वाले जो लड़के नहीं होते खूब तेज बिल्कुल, वो सब हिला के रख देंगे। आपकी 3 टॉपर आए, हो सकता है आपकी 5 लोग टॉप करें। भाई टॉप तो एक ही करता था हमेशा, टॉपर के बाद 25-30 नंबर 100-150 नंबर दूसरे वाले के होते थे, यही हमेशा स्पेंड करता था। ये थोड़ी होता था कि एक ही नंबर पे 2 लड़के, एक ही नंबर पे 3 लड़के, ये लड़के कहाँ से आ रहे हैं? ये सब म्यूटेंट है। म्यूटेंट का मतलब होता है इनके अंदर वेरिएशन बहुत पॉजिटिव आ गई, और बहुत पॉजिटिव म्यूटेशन अगर आ जाएगा तो फिर यही होगा। उसका रीजन भी है, जैसे आप जितने भी टॉपर है उनसे पूछो तो वो ये बताएंगे कि हम तो 9 से ही तैयारी करने लगे, तो 9 पढ़ा, 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, 12 पढ़ा, एक ही चीज पढ़ी, यही। वो 9th में वो थोड़ी पढ़ते जो 9th में, वो पढ़ते थे नीट का ही सारा पढ़ते, और वही चीज 4 साल पढ़ेंगे तो आगे ऐसी बात है कि पढ़ते हैं। और ज्यादातर हम लोग साथ क्या इंटर करने के बाद सोचते हैं कि चले, और 2 साल में बिल्कुल थके हुए घोड़े की तरह बैठ जाते। एक ही साल में कुछ लोग बैठ जाते कि बहुत अब बहुत थक गया आपने भैया, अब उधर कोचिंग की साइड से गुजरेंगे नहीं, अब वो बगल वाली डर लगता है कोचिंग के लिए, अंदर से एक डिप्रेशन आ जाता है। तो अब वो है उनके साथ दिक्कत भाई, जाहिर बात है थक जाएंगे, क्योंकि अब सबकी नजर है ना इंटर के बाद क्या कर रहे हो। हाई स्कूल में कोई पूछेगा नहीं तुमसे, तुम बताओ हम तो नीट की तैयारी करेंगे, लेकिन हाई स्कूल में नंबर कितने आ रहे हैं वो पूछेगा, नीट की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि काम में तुम लगे हो, फ्रेम है 4 साल का, उस फ्रेम के बाहर तुमसे कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद फिर पूछते ही रहेंगे, हर कदम पे तुम पूछेंगे कि इंटर पास की उसके बाद क्या कर रहे हो, तो हड़बड़ा के तुम कहीं ना कहीं जाके किसी प्राइवेट कॉलेज में घुस जाओगे, कहीं भी फार्मा करने लगोगे, कहीं भी फार्मा करने लग जाओगे, कहीं बीटेक करने लग जाओ, क्या अब सब शांत हो जाएंगे, तुमको पहुंचा दिया सब शांत हो जाएंगे, चलो ठीक लगा बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है। सबसे अच्छा फायदा यही है बीटेक एमटेक में कि तुम उनको फोन कम करो, वो तुमको फोन ज्यादा करते हैं कि हमारे कॉलेज में आके एडमिशन ले लो। यही तो होता है बीटेक में। एक बार आप मिस कॉल मार दीजिए खाली कि सर हमको जो है वो आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में कुछ इंक्वायरी करनी है, देखो पूरी टीम लेके वो तुम्हारे घर ही आ जाएंगे, और जो है और फिर तुमको एवेल्युएट करेंगे, फीस 10% कम, 20% कम, क्यों कि तुमने बाल अच्छे झाड़े 10% कम, तुमने कपड़े अच्छे पहने, डेलिकेट कपड़े पहने 5% कम, बहाने ढूंढ ढूंढ के फीस कम कर देंगे, फिर भी इतना कि तुमको लूट ही लेंगे, लूट ही लेंगे, बस यही होता है। जो अच्छा काम है इसको कोई पूछता नहीं। अब इतना घंटा पढ़ना ऊपर से कहीं पता नहीं हो कि ना बात समझ रहे, इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है आपको जो देखना। अब हमारा जो सेकंड लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ये लॉ जो है काफी अच्छा है, समझने वाला है, इसको हम लोग देखते हैं। सेकंड लॉ है, इसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, प्योरिटी ऑफ गैमीट, क्या इसको कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, असल में इसमें ही वो जो फार्मूला अभी हमने यहाँ लिखा है ना, इसमें ही ये फार्मूला लगा था, तो इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं किया, इसका पहले उन्होंने फार्मूला बनाया। उसका फार्मूला क्या बनाया, देखो उन्होंने कहा ये जो कैपिटल टी है इसको इन्होंने माना ए स्क्वायर, और दूसरा वाला माना बी स्क्वायर, तो ए को इन्होंने माना कैपिटल टी और बी को माना स्मॉल टी, रिसेसिव कैरेक्टर। कहा कि ए को जो है वो कैपिटल टी को डोमिनेंट कैरेक्टर माना और स्मॉल टी को रिसेसिव कैरेक्टर माना, और कैपिटल टी को इस ए की जगह रखा तो ये टी स्क्वायर हो गया, इसकी जगह रखा तो स्मॉल टी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बस उन्होंने थोड़ा सा ये किया, कैपिटल टी को अलग अलग लिख दिया, तो बात तो एक ही, दोनों को मल्टीप्लाई करो स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान से समझना, और ये स्मॉल टी इसको उन्होंने अलग अलग रखा, तो एक फार्मूला जो हमने आपको बताया था वो ये होता है। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे कर ले, कैपिटल टी स्क्वायर कर ले तो भी बात एक ही है। ठीक है, अब इसका जब एक्सप्रेशन आप लिखेंगे
तो क्या लिखेंगे, देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 और स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये तो लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। तो बस, तो अब उसमें क्या करना था उनको, उन्होंने ये किया कि जो है उन्होंने कहा कि हमने कैपिटल टी 2 बार नहीं लिया है ना, हमने एक बार लिया। तो उन्होंने क्या किया, ये देखिए 1/2 कर दिया, ये 1/2, यही मेन आपको समझना है। तो ये क्या हो गया, ये पूरे का स्क्वायर करो तो 1/4 कैपिटल टी हो गया। और दूसरा क्या था, दूसरा 1/4 स्मॉल टी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हुआ। और इसको यहाँ आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2, ए कितना है 1/2t, बी कितना है 1/2 स्मॉल टी। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये तो 2 कैरेक्टर थे, लेकिन फार्मूले में एक ही लिख सकते हैं ना। इससे पहले हमने 2 लिखा समझाने के लिए, उसके बाद फिर हम एक ही लिख सकते हैं ना। तो जो 2 हैं, 2 की जगह जब 1 लिखोगे तो उसको हाफ लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर इसको हाफ लिखना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 का 1/4, फिर कैपिटल टी 2 बार, फिर 1/4 फिर स्मॉल टी 2 बार, फिर 2 इंटू दिस। बस अब क्या करना है इसको, 1/4 कैपिटल टी प्लस 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 कैपिटल टी। अब इन्होंने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इन्होंने कहा देखिए 4 प्लांट बनेंगे क्रॉस कराने पर, 4 प्लांट बनेंगे। किसके क्रॉस कराने पर, ये जो F1 जनरेशन में आया है ये इसका क्रॉस सेम सेल्फिंग इसको कहते हैं, मतलब सेम इन दोनों में क्रॉस करा तो कराएंगे अगर, तो ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर ऐसे एक्सप्रेस होगा। तो इस हिसाब से देखा उन्होंने कि 4 प्लांट अगर बने तो 1/4 कैपिटल टाल होगा, 1/4 स्मॉल जो है वो ड्वार्फ होगा, और 2 जो है वो टाल होंगे, लेकिन वो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टाल होंगे, यानी इम्प्योर टाल होंगे। तो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं जो इसके हिसाब से देखते हैं रिजल्ट आता है नहीं आता। उन्होंने यही रिजल्ट लिख दिया। तो कैसे किया, हम लोग का जो तरीका है वो करने का क्या है, हम लोग एक को पकड़ते हैं, एक पुन्नेट स्क्वायर का भी तरीका है, ये भी इसको पकड़ते हैं। तो देखिए इसको पकड़ा ये कैपिटल टी हो गया, इसको पकड़ा ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। इसको देखिए, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी हो गया। अब देखिए आप कैपिटल टी 4 बने, 1 2 3 4 बने। 4 में जो है 1/4 जो है वो ये है कैपिटल टी और 1/4 ये, तो 1/4 कैपिटल टी है फार्मूले के हिसाब से, और 1/4 कैपिटल स्मॉल टी है, और 1/2 यानी आधा, तो आधा 1/4 का डबल है ना। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी का 1/2 रिजल्ट वही आ गया बिल्कुल। तो वही रिजल्ट बिल्कुल सेम एक्सैक्ट वही रिजल्ट आ गए। इन्होंने बताया पुन्नेट स्क्वायर से इसको देख सकते हैं, पुन्नेट स्क्वायर हम यहाँ बना दें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखिए ये, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये, और ये तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए ये और ये, देखिए यही है, और ये 1/4 है, और ये 2 into 1/4 है, 2 है ना ये, और ये 1/4 है, तो देखो रिजल्ट आ गया। तो फार्मूले के हिसाब से रिजल्ट इनके आ गए। ये फार्मूला आपकी बुक में बाकायदा ऐसे दिया हुआ, जैसे हमने लिखा है एग्जैक्ट ऐसे दिया हुआ, और ऐसे ही इसको समझाया गया। दूसरी बात क्या है, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहते हैं, सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं। देखो पहले वाले में कोई सेग्रीगेट अलग नहीं हुआ, सब
टाल ये था, डॉट ये था, कराने पे सारे टाल आ गए, तो कहां सेग्रीगेट हुआ? अब वो जो टाल आए उनकी जब सेल्फिंग कराई तो सेग्रीगेट हुआ। सेग्रीगेट होके एक जो है बौना पौधा निकल गया, बाकी तीन तो टाल, तीन टाल मतलब ये टाल जो है ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है ना, तो ये अंदर से वीक है, मतलब अंदर ड्वार्फनेस का कैरेक्टर दबा हुआ है तो टाल। ये तो एक क्लास का टाल है, इसमें तो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है ही नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो 3:1 का आया। कौन सा रिजल्ट? फिनोटिपिक, मतलब दिखने में ये 3:1 है, फिनोटिपिक 3:1 है, लेकिन जीनोटिपिक, अब जीनोटिपिक उनको नहीं पता था ना, उनको जीन के बारे में पता था, ये भी उनका ड्रॉबैक था ना, उनको ये पता था ये कैरेक्टर होते कहाँ हैं, क्रोमोसोम में होते हैं कि न्यूक्लियस में होते हैं कि साइटोप्लाज्म में होते हैं कि कहीं सेल वॉल में घूम रहे होते हैं, कुछ नहीं पता। तो लोकेशन नहीं पता थी, और जीन को ये जो कैरेक्टर ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसको फैक्टर कहते हैं, और फैक्टर क्रोमोसोम पे होता है, जीन पे होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, कुछ पता ही नहीं था उस टाइम, इतनी साइंस थी ही नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो ये भी एक ड्रॉबैक है उनका। बहरहाल फिनोटिपिक ही बता पाए, लेकिन आज के टाइम में हम लोग बता सकते हैं 1:2:1 ये कौन सा कैरेक्टर है? जीनोटिपिक। ये कौन सा कैरेक्टर है? जीनोटिपिक। जीनोटिपिक में क्या है? ये प्योर टाल, ये इम्प्योर टाल, और ये प्योर डॉर्फ। प्योर डॉर्फ मतलब दोनों स्मॉल टी होंगे तो प्योर डॉर्फ, प्योर बोना, और कैपिटल टी दोनों होंगे तो प्योर टाल, और एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब जैसे इस क्लास में जितने लोग टॉल हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो प्योर टाल हो, लेकिन टॉल दिख रहे हैं सब, है ना। तो प्योर टाल का मतलब है उनके अंदर ये स्मॉल टी या बौने वाला जीन्स हो ही ना, उनके अंदर सिर्फ दोनों क्रोमोसोम पे ये तो इसको कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट। गैमीट की प्योरिटी चेक हो गई कि नहीं चेक हो गई, कि प्योर है कि इम्प्योर टाल चेक हुई, और सेग्रीगेशन हुआ तभी प्योरिटी ऑफ गैमीट चेक हुई। तो इसको कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट, का मतलब होता है गैमीट ये है, इससे गैमीट बने, इससे गैमीट बने, इससे गैमीट बने, तो कौन सा प्योर है? तो ये दोनों प्योर है, ये प्योर टाल है, ये प्योर डार्क है, और ये इम्प्योर टाल है। बात समझे कि नहीं? ये ऐसे देख के नहीं पता चलेगा प्लांट टाल है, अब उसके जीन के अंदर जाना पड़ेगा ना, उसकी सेल निकालो, उसके अंदर क्रोमोसोम निकालो, क्रोमोसोम में वो क्रोमोसोम ढूंढो जिसके अंदर टालनेस का कैरेक्टर हो, तो वो सब बहुत बड़ी बात है, वो सब अब आज के जमाने में हो पा रहा है, उस जमाने में तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन रिजल्ट के हिसाब से फैक्टर वो कहते हैं। तो जैसे ये है, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेटेरोजाइगस टाल। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट रिसेसिव को वो भरने नहीं दे रहा है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन तो है ही, और टाल ये होमोजाइगस टाल है, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस टाल, और ये है होमोजाइगस टाल, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ। बस ये हमारा हो गया। ये यहां से ये पूरा आपको नोट करना है, इसमें दूसरे लॉ में आपको तो दोनों वर्ड्स हम लोग ने देखे, प्योरिटी ऑफ गैमीट एज वेल एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों हैं मेंडल का सेकंड लॉ। इसमें फार्मूले के हिसाब से रिजल्ट जो आए, क्रॉस कराने पे भी वही रिजल्ट आए, ये भी कमी रही इनकी बहुत बड़ी। इनकी मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन ने इन्होंने फार्मूला पहले बनाया a+b जब जोड़ा काटा और कहा इस हिसाब से निकाला, और कहा देखिए अगर 4 बच्चे इसके हुए तो एक प्योर टाल होगा और एक प्योर डार्क होगा और 2 इम्प्योर टाल होंगे, मतलब उनके अंदर कैरेक्टर कुछ मिक्स होगा। ये बात रिजल्ट उन्होंने निकाला, और जब किया तो सही भी निकला। ये बात साइंटिस्ट लोग को उस जमाने के बहुत अखर गई,
कि कोई काम आप कॉपी में पेन में कर रहे हो, फार्मूला बना रहे हो, वो नेचर में कैसे चला जाए, तो ये प्रूव ही नहीं कर पाए। उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश करी, फैक्टर फैक्टर बताया, लेकिन फिर बाद में उनकी चल नहीं पाई, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है अगर वो इस फार्मूले का यूज ना करते और कहते कि डोमिनेंट रिसेसिव को दबाता है और उन्होंने एक रूट प्रिंसिपल बना देते, तो हो सकता है उस जमाने के लोग मानते, लेकिन वो फार्मूले मैथमेटिक्स को उसके अंदर डालने, नेचर के अंदर, तो बिल्कुल किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा उनका ड्रॉबैक था। लेकिन वो मतलब उस टाइप के साइंटिस्ट थे भी नहीं, वो तो एक बैठ के थिंकर थे और प्लांट ब्रीडर थे, क्रॉस करा के दिन भर टाइम पास किया करते थे, तो उनको कोई बहुत अफसोस तो हुआ नहीं। लेमार्क की तरह, लेमार्क ने तो सुसाइड ही कर लिया था। लेमार्क ने सुसाइड इसीलिए कर लिया था क्योंकि पहली बार तो कोई नेचर को एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट है दुनिया में, कि इतने ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं और इतने ढेर सारे ऑर्गेनिज्म कैसे बने, एक कीड़े से दूसरा कीड़ा कैसे बना, एक बर्ड से दूसरा बर्ड कैसे बना, हम लोग इतने डेवलप कैसे हो गए, पहले हम कैसे थे। नेचर को समझाने का जो हुनर था, वो पहली बार इस पे जो रिस्क लिया वो लेमार्क ने लिया। लेकिन अब वही बात है कि 4 रूल दिए, एक बहुत जबरदस्त खराब निकल गया उनका रूल, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उसमें वो फंस गए और फिर वो उसके पीछे समझाते रहे, लेकिन वो समझा नहीं पाए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो दिया वो तो खैर अच्छा दिया, जिराफ वाला, लेकिन उनके आगे में तमाम लोग आ गए कि जिराफ चलो ठीक है, लंबी गर्दन हो गई, लेकिन ह्यूमन फीमेल्स हैं, वो कान सदियों से छेदा रही हैं, तो छेदी कान वाली कोई फीमेल्स नहीं पैदा होती। चाइना में जो होता है, बूट पहनते हैं, उनके पैर थोड़ा तिरछे रहते हैं, नाटे भी होते हैं, तो बूट पहन के वो हमेशा बूट ही पहनते रहते हैं, हर जनरेशन में बूट पहनते हैं, चाइना के कुछ एरिया के लोग, लेकिन उनके पैर अभी भी वैसे ही हैं। अब 10 पुश से पैर में अब तो सीधे हो जाने चाहिए थे, फंस गए वो, बहुत कायदे से फंस गए, तो फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। डार्विन सुसाइड वाले नहीं थे, सुसाइड वाला इंसान अलग अलग तरीके का होता है ना, इंसान कुछ इसके अंदर अपराध बोध ज्यादा होता है कि गलती हो गई हमसे, तो अपराध बोध वाले ज्यादा सुसाइड वगैरह करते हैं, और जो ये मानते ही नहीं कि हम गलत कहाँ हो सकते हैं, ये दुनिया सारी गलत है, इनके समझ नहीं तो हमको समझ नहीं पा रहे हैं, वो कभी सुसाइड नहीं करता, वो डार्विन सुसाइड करते हैं। और फिर डार्विन जो बोल्ड होता है वो कुछ हद तक सक्सेस भी हो जाता है, क्योंकि डार्विन का रूल काफी हद तक आज की डेट में थोड़ा सा चेंज करके एक्सेप्ट कर दिया है। अब जैसे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने बता दिया, ठीक है, इसमें एक वर्ड और आप जोड़ सकते हैं, F1 जनरेशन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ये भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और दूसरी क्या है, ये सेग्रीगेशन, ये F2 है जनरेशन, या इसको कहते हैं सेकंड फीलियल जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन। तो अब थर्ड फीलियल नहीं होता है, फर्स्ट फीलियल और सेकंड फीलियल। थर्ड जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो अलग रूल है, उसकी बात अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं की, वो इन सबसे अलग है भी, क्योंकि ये दोनों रूल एक कैरेक्टर को कंसीडर करके किए जाते हैं। अब मटर की फली में क्या एक ही कैरेक्टर होगा कि लंबा होगा, अरे हजारों कैरेक्टर होंगे मटर की फली का साइज, उसका शेप, उसकी उम्र, उसका रेड, उसके जो है ग्रीन होना, येलो होना, एक कैरेक्टर थोड़ी होता है। लेकिन जब एक कैरेक्टर को कंसीडर करके आप क्रॉस कराएं तो ऐसे क्रॉस को हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको अभी हम बोल के इसमें आपको लिखवा, पहले आप यहाँ तक जो है यहाँ तक नोट कर लीजिए ताकि फिर हम इसको लिखवा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
लोग जो है भैया रेगुलर हो जाइए, आप लोग को पता ही होगा, सूचित किया गया होगा। सूचनाओं को हल्के में ना लीजिए, गवर्नमेंट का काम है, जहाँ मदद देती तो फंसा भी डालेगी बहुत बुरी तरह। इसलिए बहुत से लोग जो है वो गवर्नमेंट के चक्कर फंसते ही नहीं, चुपचाप। और उनका कहना यह है कि रेगुलर क्लास करिए और जब फॉर्म आ जाए तो फॉर्म भरिए और फॉर्म का जो एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी हमको दे दीजिए, ताकि वो ये देखेंगे कि हमारे कितने लड़कों पे हमने पैसा खर्चा किया है, उनमें से कितने लड़कों के कितने नंबर हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल सीरियस हो जाए चिंता। अभी तक तो ये था कि हम ही नहीं कहते चलो भाई, लेकिन अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि जरा जरा बात पे वो फोन करेंगे, वो हमारे ऊपर तो हालत ही खराब की हमारी। क्यों? क्योंकि आप क्यों नहीं मैनेज कर रहे भाई? आपके लिए ऐसे लड़के ने फॉर्म जमा किया है, तो ये क्यों नहीं आ रहे लड़के? क्या रीजन है? लिख के दीजिए आप, हर चीज तो लिखित में दो। इसलिए जरा सा आप लोग हमारे ऊपर रहम करिए भैया, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस टाइम, खासतौर से मोदी गवर्नमेंट में ना हालत खराब की, बहुत ज्यादा सकती। एक एक चीज, अब जितने अटेंडेंस हो रही है सबके कार्ड बन रहे हैं, अब कार्ड सबको मिलेंगे, अब कार्ड सब लोग स्वाइप करो मशीन से। फिंगरप्रिंट वाला हमने खत्म करा दिया, क्योंकि फिंगर लगाओ होता ही नहीं, सेंसर सही नहीं रहता। और पुरानी अटेंडेंस अब जल्दी भरी जा रही है, इस टाइम बहुत बुरी आफत है, रात दिन चल रहा है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं, ठीक है। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और 4 घंटे से कम की क्लास नहीं होगी, 2 मिनट कम नहीं होगी, 4.25 घंटे की क्लास होगी। ये बहुत सख्त आदेश है, इसलिए आप लोग जो है जो सर से कहने लगते हैं कि सर 10 मिनट पहले छोड़ दीजिए, 10 मिनट नहीं, 8 बजे से 12 बजे तक, 12:01 तक क्लास होगी। 1 मिनट के बाद आप कह सकते हैं, लेकिन 12:15 तक नहीं। सब आधे घंटे तो छोड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, हम तो कोशिश यही करते हैं 12:01 हो जाए, 12:15 ना हो। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन, पहला लिखनी है आपको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। when one character is taken for experiment and its results called mono hybrid cross. मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए, in the law of segregation, the separation of dwarf plant will seen in second filial generation. Second filial generation, FILIAL, second filial generation. तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे।
बाकी हम लोगों ने बात कर ही ली है लिखने का। एक क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, द phenotypic result of law of segregation is 3:1, whereas genotypic ratio is 1:2:1। देखो लिखा हो 1:2:1, whereas genotypic रेशियो इज 1:2:1। अब जीनोटिपिक तुम याद रखना, अब जीनोटिपिक तुम अगर याद रखोगे तो एक फायदा मिलेगा तुमको। अभी हम लोग आगे चलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ने। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसका जो फिनोटिपिक है इसके जीनोटिपिक की तरह, तो सेम क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पूछा जाएगा कि किसका फिनोटिपिक किसके जीनोटिपिक की तरह होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोटिपिक है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के जीनोटिपिक के बराबर। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है वो भी हम लोग आगे सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल अब हम लोग जो प्रोसीड करते हैं दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये एक लॉ है जो थर्ड लॉ के नाम से मशहूर है। इसका मेंडल का थर्ड लॉ के नाम से मशहूर है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था खास, देखिए पहले और दूसरे में एक कैरेक्टर टालनेस लिया था ना, और पहले में वो कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं हुआ, सारे टाला गए, तो उनको फिर करा तो सेग्रीगेट होके एक ड्वार्फ निकला। इसका मतलब ये जो कैरेक्टर थे सब इम्प्योर थे, तभी तो इम्प्योर निकला इनको क्रॉस करने में। तो जैसे कोई फुल टाल है तो अब वो कहे कि नहीं हम देखने तो टाल हैं लेकिन प्योर टाल हैं, मतलब हमारे दोनों जीन में कैपिटल डी, तो तुम उसका क्रॉस करा के देखो, एक जनरेशन दो जनरेशन, अगर कोई ड्वार्फ आता है तो उसका क्लेम गलत है। यानी कि अगर ये लोग क्लेम करें कि हम प्योर टाल हैं तो इनकी आपस में सेल्फिंग करा के देख लो, तो प्योर टाल की जब सेल्फिंग होगी तो हमेशा टाल आएगा, लेकिन जो इम्प्योर टाल हैं ये हेट्रोजाइगस टाल हैं, इनकी जब सेल्फिंग हुई तो एक बौना निकल के आया। तो जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत लंबे लंबे पूरी जनरेशन में है, एक लड़का किसी का बौना आ गया, 4-5 भाई हैं, तो पता ये चला कि उसमें इम्प्योरिटी का कैरेक्टर कहीं से आया है। तब फिर ढूंढा गया कि अच्छा हाँ, पता चला पर हमारी नगर दादी जो थी वो बहुत बौनी थी, वो कैरेक्टर दबा रहा। एक बार और किसी ने बौनी लड़की शादी कर ली तो दोनों बौने का जीन एक में हो गया और बौना लड़का आ गया। बात समझे कि नहीं? तो दबा रहेगा तब तक जब तक वो कैपिटल डी के साथ रहेगा, अगर दोनों एक साथ हो गए स्मॉल टी तो तब कौन दबाएगा उसको, तो फट से, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना। अब एक कैरेक्टर को लेकर हम लोग चल रहे हैं और रिजल्ट भी सही आते हैं हमारे हिसाब से, लकी थे वो, तो वो लकी भी थे। एक ये भी रहता है कि मेंडलवाल लकी क्यों, अगर वो इसकी जगह पर वो ले लेते मिराबिला जलापा या 4 o'clock कंप्लीट डोमिनेशन, तो रिजल्ट सारे उनके गड़बड़ हो जाते। क्यों? क्योंकि उसमें ये रिजल्ट आते ही नहीं, तो इनका फार्मूला ही फेल हो जाता, तो ये कम से कम कोई रूल इनका बनता ही नहीं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आज इनको कोई ना कहता। तो अब जो है इन्होंने तीसरा जो रूल था उसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए, एक साथ स्टडी करेंगे 2। उन्होंने कहा कि कोई सीड येलो है और कोई सीड राउंड है, तो राउंड भी हो सकता है और येलो कलर हो सकता है, राउंड उसका शेप हो सकता है। तो येलो को और राउंड को सीड को लिया उन्होंने, और दूसरे में लिया ग्रीन को और रिंकल्ड को, मुड़ा सीड हो तो उसको लिया। तो रिंकल्ड को और ग्रीन को उन्होंने माना रिसेसिव, और राउंड को और येलो को उन्होंने माना डोमिनेंट, और उसके बारे में इन्होंने फिर बताया। क्या बताया वो हम लोग देखने जा रहे हैं। उस रूल का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अब इसके वर्ड को भी देखेंगे, इंडिपेंडेंट जो कहा गया इसको, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए क्रोमोसोम सब में ऐसे होते पेयर के फॉर्म में। अब हमारे में 23 पेयर हैं, ड्रोसोफिला में 4 पेयर होते केवल, तो सबके अंदर अलग अलग क्रोमोसोम है, लेकिन होंगे सब में पेयर ही, सिंगल नहीं होंगे। सिंगल होंगे तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, और हैप्लॉइड में फंजाई बैक्टीरिया तक मामला है, ज्यादा है ही नहीं। तो हैप्लॉइड की बात ही हमारे नहीं यहाँ करनी होगी, तब डिप्लॉइड की बात करनी होगी। तो डिप्लॉइड में जब दोनों सेट होंगे तो डिप्लॉइड, जिसे 2n नहीं कहते, तो एक n ये होता है, एक n ये होता है, 2n होता है। तो डिप्लॉइड में ही बात कर रहे हैं। अब डिप्लॉइड में देखो एक कैरेक्टर यहाँ पे तुमको हमने दिखा दिया, ये कैरेक्टर है कैपिटल R, और ये राउंड होने का कैरेक्टर है। कैपिटल R से सीड राउंड होगा, राउंड माने गोलाकार, अब देखने से काफी मोटा सा है। और दूसरा कैरेक्टर इसके अपोज में स्मॉल r भी हो सकता है, रिंगल होगा, या कैपिटल R भी हो सकता है। भाई कैपिटल R भी हो सकता है, तो प्योर राउंड होगा। इसी के नीचे या थोड़ी दूर देखिए, ये भी आप ध्यान रखिए कि ये जो जगह नहीं है, ये लोकस कहलाती है। और राउंड होने का जीन का जो लोकस है वो हमेशा एक ही रहेगा। यहाँ इतने से यहाँ से इतनी दूरी पर, यहाँ से इतनी दूरी पर, किसी भी पी प्लांट में दूरी नाप के देखो, कभी गलत हो ही नहीं सकती। ऐसा फिक्स अरेंजमेंट है कि एक अगर मान लो यहाँ पे माइक्रोमीटर या मिलीमीटर या एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है, काफी छोटे क्रोमोसोम होते हैं, तो वो डिस्टेंस हमेशा हर पी के प्लांट में वही रहेगी। हमारे अंदर भी अगर मान लो एक क्रोमोसोम पे कितने जीन होते हैं, फर्स्ट नंबर पे 2968 जीन होते हैं, तो इसमें ये नहीं होगा कि कर्ली हेयर वाला तुम्हारे में यहाँ है और हमारे में यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, तुम्हारे में यहाँ से 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स लोकस कहते हैं इसको। लोकस मतलब इसकी पोजीशन, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं होना है, बिल्कुल फिक्स मान के चलिए। फेरबदल का मतलब जानते हो, कैरेक्टर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाएगा और फिर सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए ये चीज आपको माइंड में रखनी है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, जैसे ये येलो है, येलो कैरेक्टर, अब इस पे जो है वो स्मॉल वाई हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, या कैपिटल वाई भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता। ये तो मतलब इसके सामने ये होगा, येलो के सामने ग्रीन होगा, येलो के सामने राउंड नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना, इसी को कहते हैं एलिंग। येलो के सामने कभी राउंड नहीं होगा, और राउंड के सामने कभी यहाँ स्मॉल वाई नहीं होगा। तो आमने सामने सेम टाइप के कैरेक्टर हो, क्योंकि ये इसकी कॉपी होती है। बस ये कॉपी फादर से मिली हमको, ये कॉपी मदर से, ये कॉपी मेल से, ये कॉपी मेल से, या ये फीमेल से या मेल से, तो ये कॉपी होती है। तो कॉपी में, फोटो कॉपी में कभी क्या जो लेटर होता है क्या आगे पीछे हो जाता है, एग्जैक्ट वही रहता है। बस फर्क क्या होता है कि उसकी जो ब्लरनेस है, उसकी जो क्वालिटी है, वो थोड़ा सा 19 हो जाती है अगर फोटो कॉपी आप करते हैं। तो ये चीज आपको समझनी, तो लोकस सेम रहेगी, और 2 लोग को लेके चलेंगे, साथ कर पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे क्या, पहला आपस में क्रॉस कराएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला क्रॉस, दूसरा आपस में सेल्फिंग कराएंगे, वही जो करा के आएंगे, 2 को लेके चलेंगे और सेम चीज कराएंगे। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया। तो अब मान लीजिए कोई सीड है प्योर कैरेक्टर का, तो प्योर मतलब क्या है, वो राउंड है और येलो है। तो राउंड का मतलब कैपिटल आर होगा यहाँ, तभी तो राउंड होगा। और येलो में मतलब कैपिटल वाई होगा। तो एक हम बना लेते हैं, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, और ये कैपिटल वाई, और ये कैपिटल वाई होगा। तो ये एक हमने पी का प्लांट लिया, मटर की कली का प्लांट। अच्छा, इसके बाद इसका जो क्रॉस कराया वो रिंकल्ड ग्रीन से कराया। और रिंकल्ड ग्रीन क्या होता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। रिंकल्ड ग्रीन में ऐसे ही तो होगा, देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन होगा।
तो रिंकल ग्रीन इसका क्रॉस इससे कराना है, दो कैरेक्टर को लेके चलेंगे और वही डोमिनेंट वाला, डोमिनेंट में से इसको क्रॉस कराते थे तो उसी को कराएंगे। तो इसको कराने के लिए हमको पहले गैमीट बनाना पड़ेगा। तो गैमीट तो इससे बनता है, मेल अगर है तो इससे और इससे बनता है। तो इसमें क्या है, कैपिटल आर और वाई है, और एक गैमीट इससे बनेगा तो दो गैमीट बने, गैमीट नंबर 1 गैमीट नंबर 2। तो दो गैमीट यहां लिख दिया हमने, कैपिटल आर वाई और कैपिटल आर वाई। ये तो अभी पढ़ के आए कि एक क्रोमोसोम एक गैमीट में जाता है, एग्जैक्ट नहीं जाता है, थोड़ा सा आपस में ओवरलैप करता है, क्रॉसिंग ओवर करता है, मिक्सिंग करता है, तब जाता है, लेकिन जनरल एक ही में जाता है। इसमें क्या हुआ, इससे एक गैमीट बना, अब ये फीमेल है तो ये 1 2 दो फीमेल बन गए और ये दो मेल के बन गए। तो क्या स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल, ठीक है। तो गैमीट मतलब ये स्पर्म है या एंथ्रोजॉइड है, मेल गैमीट है, कुछ भी कहेंगे। अब इसका जो है हमें पता क्या, इसका इससे कराते थे और इसका फिर इससे कराते थे, ये करते थे। अब इस वक्त थोड़ा सा हम लोग वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा पुन्नेट भी समझ लें, इसी बात है। पुन्नेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि ये जो आप एक पकड़ के इसको कराते हैं, इसमें गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं और कंफ्यूजिंग है। तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये दोनों को एक तरफ रख लीजिए, ये और ये दोनों को एक तरफ रख लीजिए, तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। उन्होंने ये समझाया, तो क्या किया और बताया कि जो ऊपर वाला है दोनों में भर डालो। तो देखो भर रहा है, ये भर दिया और ये भर दिया, ये वाला इन दोनों में भरो, ये भर दिया और ये भर दिया, ठीक है। अब ये वाला भरो, ये वाला। मोबाइल रख दो, बहुत ध्यान की चीज है, मोबाइल अंदर रखो। मोबाइल तो मैंने कब का रखा हुआ नहीं, इनके पास नहीं सर, ये यहीं पे रखा है, चला दो। ये देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको सीधे भरो, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई, सब ऐसे ही भरते चले जाओ, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमने पुन्नेट स्क्वायर से भर लिया। अब देखते हैं, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, इसका मतलब इसके आगे इसकी नहीं चलेगी, तो ये जो सीड होगा वो राउंडेड होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राउंडेड होगा। ये जो है येलो है और ये ग्रीन है, तो येलो डोमिनेंट है, डोमिनेंट के आगे रिसेसिव की चलेगी नहीं, तो कुल मिला के ये सीन होगा राउंड येलो, राउंड येलो होगा। चार अगर सीड बनेंगे, चार पौधे बनेंगे तो राउंड येलो करके सीड होगा। ये देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो राउंड होगा, और कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है तो ये येलो होगा। सबको अलग अलग इसलिए देख रहे हैं, कैपिटल आर है स्मॉल आर है तो राउंड ही होगा, और कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है तो ये येलो होगा। कैपिटल आर है स्मॉल आर है तो ये राउंड होगा, कैपिटल वाई है और ये है तो ये येलो होगा। इसका मतलब सारे सीड राउंड येलो हो जाएंगे। तो ऐसा उसमें भी तो था, सारे सीड डाल हो गए थे, सारे प्लांट, तो इसमें भी सारे सीड, तो इसको कहते हैं F1 जनरेशन, जैसे वहां का था F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन इसको कहते हैं। या अभी तुमने कहा था फर्स्ट फीलियल जनरेशन, तो ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन किसकी है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की है, तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन हो गई बात। अब फर्स्ट फीलियल जनरेशन का सेल्फिंग कराई थी, मतलब इन्हीं दोनों में करा दिया, तो कहते हैं सेल्फिंग, ठीक है। तो वही चीज इसमें कराने हम जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग करने जा रहे हैं सेल्फिंग, सेल्फिंग करने जा रहे हैं। अब जो जनरेशन बनेगी वो होगी F2 जनरेशन या सेकंड फीलियल जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन, बताओ, ठीक है। अब दो दो के लिए चल रहे, थोड़ा सा भारी तो लग रहा होगा कि दो दो क्या होगा, तरीका एक ही है क्योंकि, तो उसमें कोई ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, इसको एक नाम और आप कह सकते हैं हम यहाँ
क्या कह सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। वो मोनो हाइब्रिड था, यहाँ डाई हाइब्रिड, क्योंकि दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर को लेके स्टडी करेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब क्या करना है, अब ये देखिए ये है, इसको लिखिएगा यहाँ, ये गैमीट है, ये इसका, और ये बगल वाला ले लो या यहाँ वाला ले लो, सब तो है ही। ये लिख दिया, यही तो है। अब इनसे गैमीट बनाना है हमको, गैमीट बनाना। तो हमें अच्छी तरह पता है कि गैमीट बनाने के लिए सेम टाइप को एक साथ लिखा जाता है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको पकड़ा हमने, इसको पकड़ा और इससे कराया, इससे नहीं कराया, ये तो सेम टाइप का, इससे कराया ये बना, फिर इसको पकड़ा इससे कराया, देखो ये बना, फिर इसको पकड़ा इससे कराया तो ये बना, फिर इसको पकड़ा इससे कराया तो ये बना। ठीक है, गैमीट बनाने का तरीका। शॉर्टकट क्या है, जैसे वो आपसे कहता है कि इसके कितने गैमीट बनेंगे, तो हम आपको बताएं, जैसे कोई छोटा दिया हो कोई बड़ा दिया हो, तो दो छोटे अगर दिए हो तो 2 पे पावर n होता है, तो 2 पे पावर दो छोटे वाले जो रिसेसिव वाले को जोड़ लो, 4 टाइप के गैमीट बनेंगे। तो 1 2 3 4 बने। ये अगर वो पूछे बना के ना पूछे क्या कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, तो आप कहेंगे 4 टाइप। तो एक और देख लो, जैसे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, इसमें कितने बनेंगे, 2 पे पावर 3, 1 2 3, रिसेसिव वाले को पावर की तरह रख दिया था। तो इसमें कितने गैमीट बनेंगे, 2 × 2 × 2 यानी 8 गैमीट बनेंगे। ये तुम्हारे ओरल क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, जैसे पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट, तो 2 4 8 16 लिखा रहेगा। तो अगर 3 है तो 8 लगा देना, और अगर 2 है तो 4 लगा देना। बात समझ में नहीं? तो अगर ऐसे है आप उनको ये बताना है इसमें कितने बनेंगे, और बनेंगे। तो इसमें तो 2 ही छोटे वाले हैं, तो बस 2 पे पावर 2 4 बनेंगे। बड़े वाले को लेना नहीं होता, स्मॉल लेटर को लेना होता। तो नंबर एकदम से निकालने का तरीका, ये सब बनाने में टाइम लगेगा, 2 पे पावर 2 कर निकल जाएगा। अभी और भी फार्मूले आगे चलेंगे। इसको देख लो, इसका गैमीट बनाते हैं तो पहले इसको साथ लिखना पड़ता है। ये ज्यादातर लड़के नहीं लिखते और ऐसे ही बनाने लगते हैं। तो ये जब ऐसे ही बनाने लगोगे तो क्या होगा मालूम है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखो, यानी कि एक गैमीट है जिसमें येलोनेस का कैरेक्टर ही नहीं, ग्रीन होने का कैरेक्टर ही नहीं, तो केवल राउंड का रिंकल का कैरेक्टर है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया। कोई राउंड होगा तो या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा, कोई रिंकल होगा तो या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। तो ये गलत है ही, इसको ऐसे कर लेंगे, ये और ये। तो राउंड को पकड़ा हमने, इसको पकड़ा तो क्या राउंड येलो, कोई दिक्कत नहीं आता। इसको पकड़ो और फिर इसको देख लो, ये बनेगा नहीं, तुम बता दें, बन पाता नहीं है आमतौर। अब दूसरे वाले को पकड़ो, ये देखो, ये स्मॉल आर लिखा, इस कैपिटल वोवेल वाले से करा लो, फिर स्मॉल आर लिखो, फिर स्मॉल वाई से करा लो। सेम गैमीट बने, सेम बने, सब में सेम बने। तो इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो तो सब 1 आर जो है राउंड येलो होगा, 1:1 होगा, क्योंकि इसमें तो सारे राउंड येलो। तो रेशियो तो तब होता है ना जैसे कोई एक ऑड वन आ जाए, 3 टाल 1 द्वार, तो रेशियो हुआ। जब सारे टाल है तो कोई रेशियो नहीं, और सारे राउंड है, सारे येलो है, रिंकल को है ही नहीं, कोई रेशियो नहीं। तो F1 जनरेशन में कोई रेशियो नहीं होता। हाँ तो यहाँ पर पूछ रहे वो वाला क्या बता रहे उसका। अब इसमें तो कोई एक रिसेसिव ये है, ये तो कैपिटल है, इसको क्यों लोगे, 2 पे पावर 1 2 ले लो, ऐसे बना के तो बना के क्या करोगे। हमारा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का कोर्स, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कोर्स में होना चाहिए था, तब उसको बताएं। सर अगर इस तरह कराएंगे सर उसमें तो सर रिंकल आएगा।
इसमें सर से 3 कैरेक्टर को लेके चलना है, इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है ना कोई क्वेश्चन करना है। सर तो येलो तीनों में आएगा ना फिर येलो नहीं कहाँ, ये तो टालनेस का है और ये राउंड होने का है और ये येलो का है। तो येलो तीनों में होगा तो टाल के साथ येलो भी हो सकता है, राउंड के साथ भी येलो हो सकता है। ग्रीन का कोई कैरेक्टर ही नहीं इसमें, तो बनेगा क्या? बस क्योंकि 3 कैरेक्टर टाल, राउंड और येलो, कोई आदमी टाल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। और येलो के साथ वो ग्रीन हो, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, येलो होगा या तो ग्रीन हो। लेकिन इसके चक्कर में मत फंसना, ये बस इतना ही हम लोग को टाइम क्रॉस का क्रॉस करा के हमारे अकाउंट में नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ऐसे करके आप जाते। चलिए ये हमारा हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, गैमीट हमारे पास बन गए। अब ये जो गैमीट हैं इनको हम सेल्फिंग कराने जा रहे हैं। सेल्फिंग की तो बात हुई थी, सेल्फिंग कराने। सेल्फिंग में हमें सेल्फिंग में देखते हैं क्या होना है। सेल्फिंग में देखिए 4 है ना, 4 बॉक्स बनने पड़े। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आर, ठीक है। दूसरा वाला बताओ, तीसरा बताओ। अब इसमें स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में लिखने में नहीं जल्दी जल्दी में सब लिख दिया, खुद ही कंफ्यूज हो गए। ये बहुत क्लियर लिखना है दोनों को। और यहां पे भी सेम, अब इसका क्रॉस आपको कराना है। क्रॉस में क्या करना होगा, क्रॉस में इसको इसमें भर के चले जाओ, ऊपर वाले को उस वाले में भर के चले जाओ, इतना ही करना है। क्रॉस में इतना ही तो करना होता है।
अब यहीं तक काम नहीं है आपके पास, ये तो करना ही है। उसमें से फिर ये खोजना है कि ये वाला हम ऐसे पूछेंगे आपसे, ये वाला क्या होगा, ये राउंड येलो होगा, फिर रिंकल येलो होगा, फिर जो है रिंकल ग्रीन होगा, फिर रिंकल येलो होगा, ये भी बताना है। समझ बात करेंगे। तो ईच एंड एवरी ब्लॉक के बारे में, उसके साइज के बारे में और उसके कलर के बारे में बताना। तो हम इसमें लिखने जा रहे हैं राउंड येलो, ये लिख दिया, ऊपर वाला भरते चले जाते हैं। देखिए इधर वाला भर रहे हैं, ये इधर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये देखिए अगर भरने में गलती हो गई तो रिजल्ट ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट यही चीज भरनी पूरी। ठीक है, अब चार ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई सीड या तो राउंड येलो होगा या राउंड ग्रीन होगा। राउंड के साथ दो ही हो सकता है, या तो येलो या तो ग्रीन, और रिंकल के साथ भी दो हो सकता है, या तो येलो या तो ग्रीन। कुल मिला के चार ही टाइप के सीड बनेंगे इसमें। तो इसके बारे में देखते हैं। ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल आर है, तो ये तो राउंड होना तय। और ये कैपिटल वाई है, इसका मतलब ये तो येलो होना तय। जब दोनों ही डोमिनेट है तो कौन हो सकता है? तो इसमें हम जो है टिक का निशान लगा दें। खाली राउंड येलो वाले अभी हम लोग छांट रहे हैं, टिक लगा दिया। अब दूसरे वाले में आते हैं इधर, इसको देखिए आप, राउंड है, कैपिटल आर है, सबको अलग अलग देखो एक एक। और ये कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई की तो चलेगी, स्मॉल वाई की कोई गिनती नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा, ये भी राउंड येलो होगा। देख लो बहुत ध्यान, इसमें देखो ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर की तो चलेगी, तो राउंड तो हो ही गया ये। और कैपिटल वाई है, दोनों में एक भी कैपिटल वाई है तो भी तो येलो हो जाएगा। ग्रीन तो तभी होगा जब दोनों स्मॉल वाई होंगे। तो टिक लगा दे रहे हैं। कौन वाले हम लोग कर रहे हैं? राउंड येलो, ये जो है लिखने जा रहे हैं। सब ये टिक वाले जो है राउंड येलो वाले। इधर देखो,
ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, तो ये राउंड तो हुआ ही, कुछ कहना नहीं। और कैपिटल वाई एक सिंगल है, तो सिंगल होने की वजह से ये सिंगल होने की वजह से ये कैपिटल वाई है, तो ये तो राउंड होना ही है, चाहे एक भी कैपिटल वाई हो या एक भी कैपिटल आर हो, उसको राउंड होना ही होना है। स्मॉल की यूं भी होने से फायदा क्या है, कोई डोमिनेंट तो होते नहीं है। 3 मिल गया हमको ऊपर वाले में ना। अब और देखते हैं, कैपिटल आर तो राउंड हो गए, और वाई है, स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई का कोई फर्क है नहीं, तो ये भी राउंड येलो वाले सब गिन रहे हैं। उसके बाद देखिए कैपिटल आर है और स्मॉल वाई। हाँ, इसमें कोई कैपिटल वाई नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा, ये राउंड येलो तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये देखते हैं कैपिटल आर है और एक इधर स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर की वजह से राउंड हो जाएगा और कैपिटल वाई की वजह से हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड येलो। ये टिक लगा सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से राउंड और कैपिटल वाई की वजह से येलो। इसको देखते हैं, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो ये तो राउंड हो गई होगा, लेकिन ये दोनों स्मॉल वाई है, ये तो येलो होगा नहीं, ये तो ग्रीन ही होगा, क्योंकि कैपिटल वाई होता तो येलो होता। नहीं समझे बात, कैपिटल वाई की वजह से ही येलो होगा। एक भी कैपिटल वाई है येलो हो जाएगा, और एक भी कैपिटल आर है राउंड हो जाएगा, और कैपिटल आर एक को नहीं है, दोनों स्मॉल आर है, तो रिंकल हो जाएगा। यहां देखते हैं कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो ये तो राउंड हो गया होगा, और ये कैपिटल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, कैपिटल वाई में तो येलो हो गया होगा। इसको टिक लगा देते हैं। कितने मिल गए, 4 5 1 6 1 7 हो गए, है ना। और ढूंढते हैं, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राउंड वाई, और कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, तो ये क्योंकि कैपिटल वाई है। ये देखते हैं, हाँ देखिए यहां पर स्मॉल आर है, ये जो है ये नहीं हो सकता, राउंड तो नहीं हो सकता, येलो तो होगा, लेकिन स्मॉल आर की वजह से राउंड तो नहीं हो सकता, तो छोड़ देते हैं। ये देखते हैं, स्मॉल आर तो रिंकल तो होगा, लेकिन ये येलो होगा, तो ये दोनों तो हम लोग इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो छोड़ना पड़ेगा, राउंड येलो ही तो केवल खोजना है। अब देखिए ये राउंड है इसकी वजह से, ये येलो है इसकी वजह से, तो ये राउंड येलो हो गया। ये राउंड है इसकी वजह से, येलो जो है नहीं हो सकता, ये ग्रीन है, हाँ, तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये देखो, इसमें तो राउंड हो ही नहीं सकता, कैपिटल आर है ही नहीं, ये भी छोड़ दो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो कितने होगी ना, 9। अब राउंड को रोको, यहाँ पे लिख दो ग्रीन, तो राउंड ग्रीन ढूंढते हैं, कितने हैं, चलो तुम लोग ढूंढ के दिखाओ, राउंड ग्रीन ढूंढते हैं। राउंड में कैपिटल आर होना चाहिए और दोनों स्मॉल वाई होना चाहिए, या एक नहीं, दोनों ही होना चाहिए, तभी तो ग्रीन होगा। तो दोनों स्मॉल वाई को ढूंढो, ये देखो दोनों स्मॉल वाई, तो राउंड है और ग्रीन है, इसको हैश लगा देते हैं। इसके नीचे भी है नहीं सर, इसके नीचे ये सेकंड सेकंड रो में ये, तो ये राउंड है और दोनों वाई है, तो इस पे भी हैश लगा देते हैं। दोनों स्मॉल वाई है ना, तो ये तो ग्रीन हुआ ना, राउंड तो हुआ लेकिन ग्रीन हुआ। और तीसरा देखते हैं कहां पर है, फोर्थ पे है, ये वाला, हाँ, तो कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, तो कितने, इसमें भी हैश लगा देते हैं, तो हैश वाले जो हैं 3 हो गए, देखो गिनो 3 हो गए, 4 है, देख लेते कौन सा चौथा, चौथे ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कैपिटल आर है नहीं, ये नहीं हो सकता, कैपिटल आर है नहीं, ये नहीं हो सकता, कैपिटल आर है नहीं, ये नहीं हो सकता, कैपिटल आर है नहीं हो सकता।
ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, हाँ रिंकल देख लेते हैं। रिंकल येलो, रिंकल के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, और येलो के लिए कैपिटल वाई होना चाहिए। तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई को ढूंढना है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई मिला, ठीक है, इसको लिखो एट द रेट ऑफ स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक ही कैपिटल वाई है तो क्या येलो तो हो ही जाएगा, इसको लिखो एट द रेट। अब जिसमें लग चुके निशान उसमें ढूंढना ही नहीं है। हाँ, अब ये वाला देखते हैं, ये स्मॉल आर है रिंकल के लिए और येलो के लिए, तो इसमें भी एट द रेट, तो एट द रेट वाले कितने हो गए, तीनों। उसके बाद रिंकल और ग्रीन बचा, रिंकल और ग्रीन, ये एक ही बचा ही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, तो इसको गोला कर दे, एक बचा, ये इतनी। अब ये ऐसे ही आपको अगर करना आएगा तो वहां पे हो जाएगा। पहले ये था इंटर में हम लोग ये याद कर लेना 1 वो काम चल जाता था, लेकिन अब वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो ये बदल देंगे, ये बदल देंगे। तो जैसे एग्जैक्ट हमने वैसे किया है ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, तो जो रिजल्ट आएंगे तो वो आप जो है बता कर लेंगे तुरंत। अव्वल तो राउंड येलो ये देंगे नहीं, वो टाल का और येलो का दे सकते हैं, टाल का या ड्वार्फ का और रिंकल का और राउंड का दे सकते हैं। एग्जैक्ट ये जो तुम्हारी ये बुक का है तुम्हारी, ये एग्जैक्ट तो आप उम्मीद रखें, ठीक है, इसको नोट कर लो। और जैसे हमने हैश एट द रेट बनाया ऐसे ही लिखना, तब समझ में आएगा कि कैसे हमने इसको छांट के लिखा, तुम्हारे सामने सब लिखा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, नोट हो गया, कर लो इसको। उसके बाद इसमें हम लोग इसकी जो थ्योरी है वो हम लोग बात करेंगे। क्या थ्योरी है कि दो कैरेक्टर को एक साथ लेके चलेंगे, और दो कैरेक्टर जो होंगे वो एक दूसरे को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करते। जैसे इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक राउंड वन का कैरेक्टर जीन ऊपर है, येलो का ऊपर है, दोनों एक ही कश्ती में सवार है, कश्ती नहीं है, लेकिन ये इसको नहीं चेंज करता, ये इसको नहीं चेंज करता, तो इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट कहते हैं। एक ही घर में रहते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट है, और अपने को एक्सप्रेस करना कहलाता है असॉर्टमेंट, यानी इंडिपेंडेंटली अपने को एक्सप्रेस करते हैं, यानी बिना बिना जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करे वो असॉर्ट कर देते हैं, असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसका मीनिंग। यानी बिना, अब जैसे राउंड वाला है, जैसे तुम हो, तुम्हारा काम अलग है, राउंड नंबर है, तो इसमें हमें ये जो राउंड है ये येलो को कुछ नहीं टच करता है, कहता तुम अपने को अपना एक्सप्रेस करो, हम अपने को अपना एक्सप्रेस करते हैं, दोनों को, हम लोग कैरेक्टर अलग है, हम लोग को एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो तुम सोचोगे ऐसा बताने की जरूरत क्या है, तो समझ में आती ही बात कि इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन ऐसा बताने की जरूरत है क्योंकि अभी आएंगे हम लोग के एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ। एक्सेप्शंस में क्या होगा, राउंड वाला जबरदस्ती येलो वाले को अल्टर कर देगा, राउंड वाले को राउंड से मतलब होना चाहिए, रिंकल वाले को रिंकल से मतलब होना चाहिए। अगर राउंड वाला इससे मतलब रखता है तो इसको कहते हैं इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन। इंट्रा एलिलिक, एक ही एलिल है ना, जैसे हाइट है, जीन है, हाइट का जीन, उसके दो एलिल पॉसिबल है, एक लंबा है पौना, तो जीन पेयर हो और दो ऐसे कैरेक्टर हो कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जैसे लंबे हेयर का कर्ली हेयर, लंबे हाइट का बौना, एक्सिलरी फ्लावर का टर्मिनल फ्लावर,
ये फ्लावर की पोजीशन है ना, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहलाते हैं। जैसे कॉन्ट्रास्ट, व्हाइट शर्ट पे ब्लैक पैंट, कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट नहीं कर सकते आप इसको, इसको कहते हैं हम लोग एलील। दो पॉसिबिलिटी है। तो इसका एलील ये है, यानी एक जीन है राउंड का, राउंड के दो एलील हो सकते हैं, एक राउंड हो सकता है, एक रिंकल हो सकता है। बात समझ रहे हैं? यानी गोलाकार के दो जीन हो सकते हैं, एक राउंड और एक रिंकल। येलो के दो जीन है, येलो और ग्रीन, जो इसमें सिचुएटेड है। तो ये इससे मतलब रखे, ये इससे मतलब रखे, इसको कहते हैं इंट्रा एलिलिक या इंटर एलिलिक। मतलब एक ही जीन के अंदर दो एलील आप दूसरे से मतलब रखते हैं सब। और अगर ऐसा भी हो जाए कभी, मान लो, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ये इससे करने लगना, जबरदस्ती किसी के काम में इंटरफेयर करना, ये भी होता है। इसको तब कहेंगे हम लोग इंटरजीनिक। तो वो है इंट्राजीनिक और ये है इंटरजीनिक। जीन एक है, उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक राउंड होना, एक रिंकल होना, एक टाल होना, एक द्वार होना। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी भी अगर आ जाए कि राउंड है, थोड़ा कम राउंड है, रिंकल है, थोड़ा कम रिंकल है, वो सब एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल लॉ में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इस रूल के से अलग हट के जो भी आएगा वो सब एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ में है। वो सब प्लांट अलग है, उनके एग्जाम्पल अलग हैं, वो सब हम लोग इसमें ना मेंडल ने ये बताया था ना हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये बाद के कोरेंस, डिवेरी, टेसरमैन, इन लोगों ने बाद में जो रिसर्च की उसमें निकाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपिलेलिज्म, पीलियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं ये सब अलग वर्ड्स हैं, ये सब एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ में आते हैं। अगर मेंडल को ये सारे रूल के बारे में या ऐसा कोई प्लांट चॉइस कर लेते जिसके ऊपर ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनके सारे रिजल्ट हो जाते, ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन इत्तेफाक से बिल्कुल सिविलाइज्ड प्लांट उन्होंने, जिसमें कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं, ये इससे करता है, ये इससे करता है। तो अगर आपको डोमिनेंट रिसेसिव वर्ड यूज करना है तो डोमिनेंट रिसेसिव इन्हीं में यूज करते हैं आप, इसके में डोमिनेंट रिसेसिव नहीं यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे इपिस्टेसिस। डोमिनेंट को कहेंगे इपिस्टेसिस और रिसेसिव कहेंगे हाइपोस्टेसिस। यानी अगर राउंड वाला येलो वाले को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दबा रहा है, तो इसको कहेंगे इपिस्टेसिस जीन, इसको कहेंगे हाइपोस्टेसिस जीन। डोमिनेंट और रिसेसिव केवल एक जीन के दो पेयर में वर्ड यूज किया जाता है। बात समझे नहीं? तो कहीं कोई ऑप्शन आपको मिलता है रिसेसिव इपिस्टेसिस, डोमिनेंट इपिस्टेसिस, तो आप समझ जाइए ये इन बिटवीन द टू डिफरेंट जीन, कर्ली जीन, कर्ली हेयर का जीन, टालनेस, हमारी बॉडी के टालनेस में फर्क डाल दे रहा है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हमारे यहाँ, हम लोग इसके बाद थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जितना हमारे यहाँ कोर्स में उस हिसाब से देखेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इसमें देखी। ये हमारी बात खत्म हो गई। तो यही पॉइंट हमें थोड़ा सा बोलने तो लिख लें। When two type of characters, when two type of characters are taken simultaneously, result will be seen in dihybrid cross. Will be seen in dihybrid cross. अगर दो कैरेक्टर को एक साथ लेके चलेंगे तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। दूसरी लाइन लिखिए, टू पेयर ऑफ जीन of different character two pair of gene of different characters
do not interact to each other, do not interact to each other, or express independently, express independently, called independent assortment, called independent assortment। ठीक, बिना किसी दूसरे को, ये इसको ना चेंज करे, ये इसको ना, ये इसको तो करेगा ही करेगा, ये तो एक ही जीन है ना, उसके दो प्रारूप हैं। जब दो प्रारूप होते हैं तो कहते हैं हम लोग एलील। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए एलील, इसके बारे में भी थोड़ा सा एलील हेडिंग है एलील। एलील में लिखिए पेयर ऑफ जीन, पेयर ऑफ जीन और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और फिर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन, contrasting pair of gene situated on contrasting pair of gene situated on homologous chromosomes, homologous chromosomes is called allele, is called allele। ठीक है, क्या आपने बोला पेयर ऑफ जीन, ये बात सही हो गई, और कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, ये इसका कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, और इधर अल्टरनेटिव, एक का अल्टरनेटिव क्या है, डॉर्फनेस, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट इन होमोलोगस, एक फादर का एक मदर का एक दूसरे के सामने सिचुएट होने को हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। याद रखिए होमोलोगस क्रोमोसोम पर ही अल्टरनेटिव फॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ जो होंगे उसको हम एलील कहेंगे। अब वर्ड एलील किसने डिस्कवर किया था, किसने पहली बार बोला, तो लिखिए वर्ड एलील एंड एलीलोमार्फ, एलील एंड एलीलोमार्फ, allele and allelomorph was coined by जोहानसन, एक साइंटिस्ट है जोहानसन, coined by जोहानसन ने ये दोनों वर्ड दिए थे। और यही नहीं, जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड भी उन्होंने ही दिया था, जीनोटाइप। अब हम लोग देखते हैं जीनोटाइप क्या होता है। देखिए जीनोटाइप में अगर कोई भी जीन का कैरेक्टर लिखा है और उसको हम देखकर पहचान लेते हैं कि ये इम्प्योर टाल है कि प्योर टाल है, भाई जीनोटाइप ही तो है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको देख के तुमने पहचान लिया ना कि इसमें एक बौने का थोड़ा कैरेक्टर है, तो ये हेटेरोजीनस कंडीशन, हेटेरोलोगस कंडीशन है ना, एक होमोलोगस एक हेटेरोलोगस कंडीशन है। तो जीनोटाइप में कैरेक्टर भी दिख जाते हैं, हम लेटर बदल देते हैं ना, इसलिए कैरेक्टर हमें दिख जाते हैं। फिनोटाइप में जीन कभी नहीं दिखेगा, फिनोटाइप में जीन कभी नहीं दिखेगा। फिनोटाइप में हम इसको बंद कर लें और कह दें टाल, तो क्या पता कि ये प्योर टाल है कि प्योर टाल है, नहीं पता। तो ये आप समझ लीजिए कि एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जीनोटाइप
तो इसको कहेंगे हम लोग फिनोटाइप। और कैरेक्टर प्रेजेंट इन द जीन इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो जीनिक एक्सप्रेशन जो हुआ उसको हम कहेंगे जीन, है ना, और उसको कहेंगे जीनोटाइप। तो हेडिंग डालिए जीनोटाइप। जीनोटाइप जीनोटाइप इसमें लिखना है आपको जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ क्रोमोसोम is called genotype। फिर लिखिए फिनोटाइप। फिनोटाइप में लिखिए, हेलो, हाँ जी बताइए। रॉन्ग नंबर। गूगल पे नंबर अगर आपका है तो दिन भर आपके पास फालतू कॉल आ जाएंगे, तो माने थोड़ी रॉन्ग नंबर समझ में आया हो। चलिए, तो अब फिनोटाइप में लिखिए मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ जीनोटाइप। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ जीनोटाइप इज कॉल्ड फिनोटाइप। मतलब दिख कैसे रहे हो, आजकल जो दिखा वही बिका। तो जो आदमी देखने से खूबसूरत लग रहा है, बॉडी बिल्डर है, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो हम लोग बिका। और कहीं बोल दिया उसने, मलियाबाद वाले पठान होते हैं सब ऐसे ही। मलियाबाद में तुम चले जाओ तो मलियाबाद के पठान गोरे चिट्टे और बिल्कुल खूबसूरत शक्ल सूरत के, और कहीं उन्होंने भौक से बोला तो ऐसा गलत तरीके से, पढ़े लिखे तो है नहीं, तो सब बस वैसा ही कि बुलेट खरीद के एक टांग बुलेट पे रख के खड़े फोटो खिंचा, जितने फोटो प्रोफाइल फोटो सब ऐसे मिले। तो मलियाबाद तुम लोग तो सब रहते हो, जानते हो कि सब वहाँ के जितने पठान है गोरे चिट्टे सब, और बिल्कुल बस बोले ना। और ये वहीं के लोग कहते हैं कि अगर ये बोल दिए तो सब समझ में जाएगा कि क्या एजुकेशन है, ऐसे आड़ करके बोलेंगे, पता ही चल जाएगा कि। और जहाँ बोले वहाँ स्कूल वाले, सेंट क्लियर वाले तो लेते नहीं है, इसीलिए कि वहाँ जाके झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ये करते हैं। तो इसलिए बोलो ना, अगर ऐसे दिखे तो फिनोटाइप, अब बोल दिए तो जीनोटाइप, सीधा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं। सर फिजिक्स नहीं होगी क्या आज? होगी सर टाइम तो बहुत हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा टाइम 10:18 आ जाने दो सर। हाँ चलो, इसके बाद फिर हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, सब क्या होगा, एक्सेप्शन।